नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये अपना यूट्यूब चैनल टॉप संस्कृत अध्ययन SNP इस चैनल में आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में आप देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण के बारे में आपको अच्छा से समझ में आया, और आपको यदि अच्छा लगे तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर डाल दिया गया है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। और आज हम हिंदी व्याकरण से ये आज का क्लास होगा। हिंदी व्याकरण जैसे में आप देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण में आप आज पढ़ेंगे मात्राएं के बारे में, अनुस्वार के बारे में, विसर्ग के बारे में, और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप मैट्रिक में हो या इंटर में या किसी भी एग्जाम के लिए अगर यहाँ हिंदी की बात आती है तो उस जगह पे यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। तो इसके साथ आपको याद करने में भी थोड़ा झंझट लगता होगा कि देख करके भी बच्चा इसे से लेकिन दम हो जाते हैं कि इसको याद कैसे करें, लेकिन आज इसको ट्रिक के साथ भी करेंगे जो कभी आपको भूल नहीं पाएंगे, ये तरीका अगर मालूम होगा तो चलिए आज की वीडियो यानी कि जो मात्राएं से शुरू हो रही है, मात्रा के बारे में, मात्रा कितने होते हैं ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जहां जहां आपका क्वेश्चन बनेगा वहां वहां आपको बताते चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, देख रहे हैं मात्राएं। तो मात्रा होता क्या है, मात्रा क्या है? देखिए इसमें कह रहा है क्या कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा का। अब इसमें क्या कह दिया, कह रहा है कि कोई व्यंजन वर्ण हो, कोई क्या हो, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय में यदि आगे जो है कोई स्वर आ जाता है, तो स्वर आता है तो जब व्यंजन और स्वर एक साथ में मिलते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है, स्वर मूलक चिन्ह होता है, वही चिन्ह उसमें आकर के जुड़ जाता है। तो जो चिन्ह जुड़ता है उसी को मात्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि बात करें, देखिए मात्रा है क्या, मान लीजिए कि हमको क लिखना हो, क लिख लिए, और इसके साथ में यदि जैसे ही अगर ई की बात करें तो ई आएगा। तो कहीं आप किताब में देखे हैं कि क ई इस तरह से लिखा हो, ये ऐसे नहीं देख सकते हैं, नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के आगे क्या देख रहे हैं, स्वर है। तो जब भी कोई स्वर वर्ण आता है, कोई व्यंजन वर्ण से आगे कोई स्वर आता है, तो वह स्वर की जगह वह उसका क्या आता है, मात्रा जुड़ता है। तो ये दोनों वर्ण को जोड़ करके क्या बनाएंगे, ये इसमें में ये इसको हार्सिंग बोलेंगे, और हार्सिंग की मात्रा इसमें लग गया। तो देखिए यहां देखिए, तो इसी में ये परिभाषा आपको समझ में आया कि व्यंजन वर्ण की यदि आगे या उच्चारण कर रहे हैं, इसके आगे कोई स्वर आता है तो स्वर को हटा करके उसका मात्रा लगा दिया जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यहां से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राएं कितने हैं, 10। ये भूलना नहीं, क्वेश्चन यहां से आता है। कोई दिक्कत? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वीडियो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे लेकिन शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, स्वर है। तो स्वर आपको मालूम है, स्वर कितने हैं, 11। स्वर 11 है ना, तो स्वर 11 है तो मात्रा कैसे, यानी कि 10 ही है। तो आप देख रहे हैं अ में कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा व्यंजन वर्ण होता है तो उसमें अ का मात्रा तो अंतिम में आ जाता है, तो अ के लिए कोई मात्रा देखने को नहीं मिलेगा। संस्कृत में होता है क्या कि संस्कृत में ऐसे चिन्ह देखे हुए हैं, संस्कृत बहुत सारा श्लोक होता है या किसी प्रकार के ऐसे शब्दों के साथ में ऐसा देखने को मिलता है, तो संस्कृत में ये इसका अ का मात्रा ऐसे होते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। तो मात्रा कितने मिलते हैं, 10। वह कौन कौन सी मात्रा है, तो मात्रा ये है, ऊपर वाले ये क्या है, स्वर है। तो स्वर कौन कौन है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। यही स्वर है, और यही स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण से आगे रहता है तो ये स्वर के बदले में हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो ये मात्रा का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी फिलहाल उधर बात किए हैं, जैसे में हमको किसान लिखना हो तो क प्लस ई प्लस यानी कि 100 प्लस आ प्लस न, वर्ण विच्छेद आप कहीं पढ़े होंगे पहले। तो ये इसको देखिए, ये किस तरह से मात्रा जोड़ करके एक शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ की लिखना हो तो की सा न ऐसे ना पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ हम बोलते हैं किसान,
बोलते हैं किसान। तो ये इसमें क्या हुआ, ये स्वर वर्ण जो है ये क्या चीज में बदल गया, मात्रा में बदल गया। तो क्या बन गया, ई। देखिए यहाँ ई की मात्रा क्या होता है, हार्सी। बड़ी का मात्रा दीर्घ। ये संधि विच्छेद में राम बाण काम करेगा। ये इसके बिना अगर ये आपको समझ में रहेगा, याद रहेगा कि ई के लिए हमको क्या लिखना है, तो संधि जब चालू होगा तो उस समय में आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इसलिए आपको मात्रा आज बता रहे हैं कि संधि विच्छेद में आपको, लेकिन आगे चल करके दिक्कत ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो समझ में आया। स्वर कोई ऐसे दिमाग में रख लो कि कोई व्यंजन वर्ण पहले हो, और व्यंजन वर्ण से आगे अगर जैसे ही अगर स्वर की बात आती है तो स्वर वह क्या से बदल जाता है, मात्रा में बदल जाता है। और उस व्यंजन वर्ण में वह मात्रा आकर के मिलता है। जैसे में एक चीज और एग्जांपल की बात करें, जैसे में मान लीजिए कि हमको ट लिखना है और ट से आगे कोई उ आया, तो ये टू ऐसे देखने को मिलता है कहीं, क्या ऐसे नहीं मिलेगा। क्या करता है, देखिए ये व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण, जो कल आपको, लेकिन व्यंजन वर्ण के बारे में आपको अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ कल व्यंजन वर्ण के बारे में ही समझाए थे। जो ट एक क्या है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्वर है। तो ये तो झंझट खड़ा कर देगा। तो झंझट क्या, आप जान रहे हैं कि अगर कोई व्यंजन वर्ण के आगे स्वर रहेगा तो उसको हटा करके मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। समझ में आया, ये क्या जुड़ रहा है, तो ये जो नीचे जो तागुन आया वही मात्रा है। समझ में आया मात्रा के बारे में। संधि विच्छेद में बहुत ज्यादातर ये लेकिन देखने को मिलेगा, तो अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या है, क्या करें अब इसके बाद इसके आगे अनुस्वार है। तो अनुस्वार क्या होता है, देखिए अनुस्वार आप पढ़े होंगे, नाम जरूर सुने होइएगा कि अनुस्वार है और ये विसर्ग है, सुने होंगे। तो अनुस्वार क्या होता है, तो परिभाषा देखिए, किसी अक्षर या शब्द के ऊपर जो बिंदु लगाए जाते हैं, जो बिंदु अगर ऊपर लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। जैसे की बात करें, यहाँ क्या है, कंगन, आप ये देख रहे हैं ना, ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है, अनुस्वार। गुड। यहाँ है कंपन, ऊपर क्या देख रहे हैं, अनुस्वार। तो अनुस्वार अब सीखने में किसी को दिक्कत, लेकिन एक चीज आपको ऑफलाइन क्लास जब हुआ था, ऑनलाइन में भी एक वीडियो लेकिन बना चुके हैं, तो आपको ये इसके बारे में बताए थे कि ये अनुस्वार को पढ़ेंगे क्या, सबको मालूम है अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, कैसे। और ये इस तरह से, जैसे में कंगन है, तो इस यहाँ अनुस्वार को हम न पढ़ रहे हैं क्या, न पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मात्रा में बहुत ऐसा एग्जांपल के तौर पर थोड़ा ले लेते हैं। देखिए अब जैसे में यहाँ कंगन, रंभा है, तो देखेंगे यहाँ इस अनुस्वार को हम अंगा पढ़ेंगे, आधा अंगा है, आधा वर्ड क्या है, अंगा। यहाँ क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आधा मौ। क्यों, इसका रीजन क्या है, अब तो ये छोटा सा वर्ड है, तो हम जान गए कि इसको रंभा पढ़ते हैं, जानते हैं ना, तो हम जान गए कि इसको रंभा पढ़ते हैं, मालूम है तब जाकर के पढ़ रहे हैं। किसी किताब में अगर ऐसे कहीं अनुस्वार मिल जाएगा तो आप गलती पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको, आप जानते हैं कि अनुस्वार को आधा न पढ़ा जाता है। छोटा बच्चा जब होता है ना, तो उस समय में पढ़ाया जाता है कि होगा ये अनुस्वार जब ऊपर जब आता है तो इसका मतलब हम न पढ़ते हैं, पढ़ेगा आप वैसा ही। लेकिन आज इस झंझट को क्लियर कर लेना है कि अनुस्वार को कहीं अंगा पढ़ेंगे, कहीं इया पढ़ते हैं, कहीं टवर्गीय वाला ओड़ा पढ़ते हैं, या कहीं तथा का न पढ़ते हैं, कहीं पपवा का म पढ़ा जाता है। अनुस्वार को सिर्फ न ही नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं कि ये अनुस्वार है, अनुस्वार के आगे क्या है, ग। तो यहाँ ग है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, अंगा पढ़ेंगे। तो अब जाकर हम कंचन, अंगा आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ रंभा, तो अनुस्वार के आगे क्या है, भ। तो अनुस्वार के आगे जो भी वर्ड रहे उसका पंचम वर्ण पढ़ा जाता है। समझ में आया, बढ़ते हैं यहाँ।
देखेंगे अनुस्वार जिसमें कंगन, इसको कंगन पढ़ेंगे। अनुस्वार चिन्ह में दिक्कत नहीं ना होगा किसी को, अब उच्चारण में पढ़ने में भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपन पढ़ते हैं, कंपन। क्यों? क्योंकि इस अनुस्वार से आगे क्या है प, तो प का पंचम वर्ण यानी कि म हो जाएगा, होगा ना? तो ये हम पढ़ेंगे इसको कंपन। फिर इसके बाद रंभा, तो अनुस्वार के आगे क्या मिल रहा है भ, तो यहाँ क्या है मो, तो इस यानी कि जो अनुस्वार है इसको म ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दंडा, दंडा और पढ़ना है इसको कैसे, तो यहाँ और ये अनुस्वार है, अनुस्वार के आगे क्या है ड, तो इस अनुस्वार को हम कभी भी पढ़ेंगे तो वहां और ही पढ़ेंगे, अन्यथा आपका उच्चारण गलत हो जाएगा। किसी को दिक्कत समझ में आया? बढ़ते हैं फिर आगे। यहाँ हम देखेंगे विसर्ग से, विसर्ग के बारे में अब जानेंगे, जो आप संस्कृत में सबसे ज्यादातर विसर्ग से लेकिन खेलते हैं, तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसका मतलब होता क्या, तो इसका परिभाषा देखिए, किसी अक्षर के या शब्द के सामने, सॉरी यहाँ जो नहीं होगा, यहाँ होगा आपका दो, यहाँ इसको आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ क्या होगा दो, यहाँ से दो दो बिंदु लगाए जाते हैं। कितने बिंदु? दो। यदि किसी अक्षर के सामने या किसी शब्द के सामने ऐसे दो बिंदु अगर सामने लग जाएगा तो इसको कहेंगे विसर्ग। पहचान आएगा कि नहीं? आए। अब इसको पढ़ते क्या है, तो इसका उच्चारण पढ़ने के लिए हम आधा भ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस विसर्ग को क्या पढ़ते हैं, तो आधा ह पढ़ते हैं, इसीलिए हम यहाँ अंतः पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अंतः राम मोहन। संस्कृत में तो इससे तो रोज का रोज चलना होता है, तो ये इसको हम विसर्ग कहेंगे। किसी को पहचानने में दिक्कत होगा कि कौन विसर्ग है, कौन अनुस्वार है, किस अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, किस विसर्ग को क्या पढ़ेंगे, किसी को दिक्कत? देखिए अब ये जो आया, ये जो इसकी बारी आई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा तो ये एग्जाम नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ अजूम लेकिन है कि अगर ये नहीं पूछा ये हो नहीं सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ थोड़ा देखिए, अब ये इसका उच्चारण आप कितना हो अगर याद करेंगे ना, तो याद कीजिएगा, तो इधर याद कीजिएगा, आगे याद कीजिएगा, पीछे भूल जाइएगा, तो बिना ट्रिक का इसका कोई गुजारा नहीं, ये बिना ट्रिक का याद नहीं हो सकता है। और निश्चित ही पूछे जाते हैं मैट्रिक में, इंटर में, या किसी भी अगर एग्जाम के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें ये शब्द देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहेगा क का उच्चारण स्थान कहाँ? उच्चारण स्थान का मतलब हम शरीर के किस अंग से उसको बोलते हैं, यही उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, हम किस जगह से उसका उच्चारण करते हैं, प कहाँ से बोलते हैं, मो कहाँ से बोलते हैं, च कहाँ से बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो इसको देखेंगे। सबसे ज्यादातर ये आपको ट्रिक से याद करना होगा, अन्यथा याद नहीं कर पाएंगे। आगे याद कीजिएगा, पीछे भूल जाइएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका शरीर तो आपके साथ रहेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि आप शरीर को घर पे छोड़ करके और आप चले जाएंगे, ये तो, लेकिन शरीर जहां जाएगा वहां से आप सबसे पहले इसके बारे में तो जानते हैं क्या है, कंठ है। कंठ कहाँ? यहाँ। तो देखिए कंठ की शुरुआत, वर्ण की उच्चारण की अगर बात करें तो कंठ यहाँ है ना, तो कंठ यहाँ है, तो शुरुआत आपको क ख ग का वर्ण होता है। पहले हम क ख ग पढ़ते हैं, तो ये इससे आपको याद कर लेना है कि ये कंठ है, तो कंठ से क ख ग का वर्ण होता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब इस कंठ से आगे की बात करें तो कंठ से आगे आपको याद रखना है कि तालु होता है। क्या होगा? तालु। जिसमें तालु कौन है? जिसमें च उच्चारण करके देखिए, जीभ जाकर के ऊपर सट रहा है, तो वह क्या है? तालु। क्या है? तालु। तो ये च छ ज का वर्ण किससे हम बोलेंगे? तालु से। आप क ख ग का वर्ण किससे बोलेंगे? कंठ से। और एक बार क्वेश्चन ऐसे फंसाने के लिए दे दिया गया था, आप व्याकरण में देखेंगे तो इस चीज के बारे में ये दिखेगा भी नहीं,
पूछ दिया था कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अ आ की भी शुरुआती है, स्वर वर्ण जो है अ आ है ना, तो अ आ भी शुरुआती है, तो अ आ और क ख ग ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। शुरुआती है तो कंठ से। फिर उसके बाद अब इससे आगे क्या है? आ के बाद छोटा ई और बड़ा ई आएगा ना, दो दो वर्ड को छांट लीजिए। तो यहाँ है छोटा ई और बड़ा ई, तो ये तो कंठ के बाद तालु है तो तालु से हो जाएगा। अब प्लस में ये चौवर्ग जो है, चौसर्ग का पूरा वर्ड कहाँ से बोले जाएंगे? तो तालु से। फिर उसके बाद अब यरल को शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं, यहाँ य र ल, ये बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ रहा है, तो आप भी यहाँ से बढ़ाएंगे। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, और तालु के बाद होता है मूर्धा। अब देखो मूर्धा क्या होता है, तो ट, देखिए जीभ कहाँ मुड़ करके ऊपर सट रहा है ना, ट, जीभ ऐसे पलट जाता है, आप ट पलट रहा है, उच्चारण करके देखिए। तो इसका उपयोग कीजिएगा तो कभी जिंदगी में नहीं बोल पाइएगा, अगर नहीं तो ऐसे कहिएगा कि हम घर पे जाकर के प्रयोग कर लेंगे तो दिक्कत होगा। आप यहाँ उपयोग इसका कीजिए। तो जीभ मुड़ा करके तब ऊपर सट रहा है, तो वो कहाँ सट रहा है? मूर्धन्य में, मूर्धा में सट रहा है। कहाँ सट रहा है? मूर्धा में। तो ये मूर्धा से हम कौन कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं? तो टकराना का पूरा वर्ण, और यहाँ देखेंगे अ आ तो कंठ से, इसके आगे बढ़े तो ये छोटी और बड़ी, अब इसके आगे क्या है? री। तो री कहाँ से बोलेंगे? मूर्धा से। अब यहाँ देखिए य तो शुरुआत हुआ था, शुरुआत हुआ था ना य, तो य तो शुरुआत तालु से होता है, तो तालु के बाद य के बाद क्या आएगा? र। तो र कहाँ से बोलेंगे? अब आपको हम पहले ही बताया कि तलाबे स का नाम तलाबे स क्यों पड़ा, और मूर्धन स का नाम मूर्धन स क्यों पड़ा, और दंती स का नाम दंती स क्यों पड़ा। बोले कि आपको इस क्लास में बताएंगे। तलाबे स का उपयोग हम देखेंगे इसके उच्चारण के अनुसार से इसका नाम रखा है। जिसमें तलाबे स कहाँ से बोल रहे हैं? तालु से। तलाबे स बोल रहे हैं ना, तो ये तालु से बोला गया, तो इसीलिए हम इसको क्या से बोलेंगे? इसका नाम रखा गया तलाबे स। इसके बाद मूर्धन स, मूर्धन स तो मूर्धा से बोला जा रहा है, तलाबे मूर्धन स कहाँ से बोला जा रहा है? मूर्धा से। तो जब मूर्धा से बोल रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मूर्धन स। अब दंत से, यानी कि दंती स का उपयोग कहाँ से, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से, तो इसको नाम रखा गया दंती स। तीन को तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आगे कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद क्या? दंत। तो देखिए जीभ आकर के दांत में सट रहा है, तो उच्चारण करके देखिए, तो जीभ आकर के सट रहा है ना, तो ये दांत में आकर के सट गया, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो गया? दंत से। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा तो, लेकिन बहुत दर्द होगा, बहुत ज्यादातर कष्ट होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और ये इसको अगर अच्छा से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। और पढ़ा हुआ चीज अगर लेकिन छूटता है तो आपको मालूम है कि कितना अफसोस होता है। तो इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, इसके बारे में समझ लीजिए अच्छा से। देखिए अब दंत के बारे में समझ लिए कि तथा का पूरा वर्ण होंगे। अच्छा य शुरुआत कहाँ से होता है? तो य तालु से, य के बाद र आएगा, तो आगे आप भी बढ़िए, यहाँ से आगे आप भी बढ़िए। य आया तालु से, तो र आया, र मूर्धा से, और ल कहाँ से आएगा? दंत से। और ये तो स के बारे में पहले ही झंझट आपका दूर हो गया। अगर तलाबे स मूर्धन से दंती से आए तो ये तो कभी गलती नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो, कभी नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ है ओष्ठ, ओष्ठ है ना, जिसे ओ सॉरी ऊ, या बड़ी ऊ या छोटी ऊ, क ख ग घ म। कोई ऐसा शख्स है जो बिना ओठ को सटाए हुए प का उच्चारण कर रहे? प फ ब भ, तो इसका उच्चारण कहाँ हो जाएगा? कहाँ होगा? तो ये होगा आपका ओष्ठ से, इसका उच्चारण ये समझ में आया? तो यहाँ है एक
यहाँ देखिएगा, ये जो है मुंह जो है ये ओष्ठ आपस में सट करके तब इसका उच्चारण कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ये इसका उच्चारण इसका नाम ओष्ठ। कोई दिक्कत नहीं, ये इतना अगर याद कर लेंगे तो झंझट आपका दूर हो जाएगा। ये सबसे पहले बताएंगे, पहले कहाँ से उच्चारण होगा, कंठ, तो कंठ से क्या बोलेंगे, अब इसके ऊपर क्या है, तालु, तो के बाद क्या है, चचल, तो चचल किस वर्ण से कहां से बोले जाते हैं, तालु से। ठीक, तालु के बाद याद रखिए मुद्रा, तो मुद्रा के बाद चचल के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद मुद्रा के बाद है दंत यानी कि दांत, तो दांत को हम किस वर्ण से, किस वर्ण का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद यहाँ है पपवा, तो पपवा आया तो क्या है, बिना ओठ के सटे आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। समझ में आया। अब देखो इस चीज को कंठ और तालु से कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं, ए ऐ, फिर उसके बाद कंठ और ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, ओ औ, कंठ ओ औ, ये कंठ है और क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ को आप लेकिन सटेगा और साथ ही साथ कंठ पर लेकिन हाथ रखिएगा तो ये घरघराहट सी आती है, जिसमें क, जहां कंठ का उच्चारण होगा वहां घरघराहट आएगा, तो यहाँ क या ए घरघराहट आएगी, तो इसका मतलब ये कंठ और तालु, और ओ कंठोष्ठ हो जाएगा क्या, ओ और दंतोष्ठ वो, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं वो, और उसके बाद नासिका, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, ये क्या है, नासिका, तो नासिका का मतलब क्या होगा, तो जिस वर्ण का उच्चारण यदि हम नाक के माध्यम से करते हैं उसको नासिका कहते हैं। तो यहाँ क्या है, अंग, इय, न बड़ा है, इसके बाद न और ये सब क्या है, तो ये नासिका वर्ण है। आप नाक बंद करके आप इसका उच्चारण कीजिए, लगेगा ये जो है नाक पर गया, ये उच्चारण नहीं हो पाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनाएगा, कहेगा अब देखिए तो नासिका तो ये है अंग, अंग नासिका है ना, अब यहाँ अंग, अब क्या कीजिएगा, अंग कंठ में भी है और अंग नासिका में भी आ रहा है, तो इसके लिए क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। क्वेश्चन कहेगा म का उच्चारण स्थान, तो म तो सबसे पहले बिना देखे तो आप इसका जवाब दीजिए कि ये कौन कौन सी जगह से बोले जाते हैं, ये क्वेश्चन से ओष्ठ से तो बोले जाते हैं, लेकिन अक्सर देखिए कैसे सीख करेगा, कहेगा दंत, तो ये दंत हो पाएगा, अब यहाँ दे दिया ओष्ठ, तीसरा नंबर ऑप्शन कर दिया नासिका, और चौथा नंबर प्रश्न कर देगा 2 और 3, दो नंबर और 3 नंबर दोनों, एबीसीडी देगा तो सी और डी दोनों, बी और सी दोनों ऐसे। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर 4 नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि म का उच्चारण स्थान तो म भी है, म वो उठा करके सट गया ना, तो पपवा तो पूरा वर्ण क्या है, ओष्ठ से बोले जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें नासिका भी दे दिया है। वर्ग का पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है, याद रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन है तो आपको दोनों को मारना। यदि ये ऑप्शन को गायब कर दे, ये दोनों ऑप्शन को अगर गायब कर देना, ऑप्शन डी को अगर हटा दे रहा है, तो आप बताइए कि इसमें ओष्ठ को मारिएगा या नासिका? नहीं, नासिका। अगर ये ऑप्शन गायब करेगा तो आप भी ओष्ठ को गायब कीजिएगा, नासिका आपका ये करेक्ट सही जवाब है। समझ में आया? अगर टेस्ट लेंगे तो उसमें तो आपको तो पूरा कॉन्फिडेंट से आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से बनता है, उसमें तो आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो बोलिए आज की क्लास
लेकिन समझ में आया कि नहीं। यदि किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं पूरा। ये इसको छोड़ना मत, नहीं तो इसको छोड़िएगा तो नंबर छूटेगा, नंबर छूटिएगा तो जो आप अपना सोच रखे हो वो पूरा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और जो भी आपको यकीन अंदर जो कुछ भी आपको कमेंट करने का मन हो या किसी प्रकार की क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए। लेकिन हम अपना प्रयास जितना हो सके आपको देने के लिए हम तैयार हैं। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।